मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस, उनकी कोट यानी कि कोटेशन, जो कि हमारे टीजीटी के एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आज की वीडियो आपने मिस कर दी तो समझ लीजिएगा आपने 1 या 2 नंबर अपने गवा दिए। मोस्ट इस वीडियो से 1 या 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलना है, ठीक है। लास्ट तक इसको जरूर देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइनें हैं ये। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, बोला गया है इफ म्यूजिक विद द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। देखो ये किसके द्वारा बोला गया है, ये लाइन ड्यूक ऑर्सिनो के द्वारा बोला गया है। कौन सा प्ले है हमारा, ट्वेल्थ नाइट में और एक्ट 1 सीन 1 में बोला गया है। ये जो लाइन है ना, ये बहुत फेमस है। ड्यूक ऑर्सिनो प्रेम की भावना को संगीत से जोड़ते हुए कहता है कि यदि संगीत प्रेम का भोजन है तो संगीत बजता रहना चाहिए। यहाँ फूड ऑफ लव का अर्थ है कि प्रेम को जीवित रखने और उसको बढ़ाने के लिए संगीत आवश्यक है, क्योंकि ऑर्सिनो बहुत ज्यादा प्रेम में डूबा हुआ दिखाया जाता है। किसके प्रेम में, ओलिविया के प्रेम में दिखाया जाता है, क्योंकि उसका जो प्रेम होता है ना वो एक तरफा होता है, इसलिए वह संगीत में अपने दुख और प्रेम दोनों का सहारा खोजता रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इस लाइन से आपको पता लगेगा प्रेम और संगीत का गहरा संबंध है, भावनाओं की तीव्रता को बढ़ाता है, एक तरफा प्रेम की पीड़ा दिखाई गई है, ठीक है। ड्यूक ऑर्सिनो जो है वो एक तरफा प्रेम में पड़ा रहता है, ओलिविया के रोमांटिक कल्पना, संवेदनशीलता, ये सब इसमें नजर आता है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। इसमें मेटाफर का यूज हुआ है, ध्यान बनाए रखना, क्योंकि यहां संगीत को प्रेम का भोजन कहा गया है, संगीत को प्रेम का भोजन माना गया है, और इसलिए यहां पर मेटाफर है, ठीक है। मैं सारी चीजें आपको क्लियर करता हूं। दूसरा क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। प्रिंस ऑफ मोरक्को के द्वारा इसको बोला गया था मर्चेंट ऑफ वेनिस एक्ट 2 सीन 7 में, ठीक है। मर्चेंट ऑफ वेनिस एक्ट 2 सीन 7 में। अब जरा इसको समझो, ये जो लाइन है ना, इसका अर्थ है जो वस्तु बाहर से चमकदार और आकर्षक दिखाई देती है वह आवश्यक नहीं कि वास्तव में मूल्यवान और अच्छी हो। ये बात हमेशा ध्यान रखना। ये जो प्ले है ना, इसमें प्रिंस ऑफ मोरक्को पोर्सिया से विवाह करने के लिए 3 जो कैस्केट होते हैं, संदूक कह सकते हो, उनमें से एक का चयन करता है। वह सोने का जो कैस्केट होता है उसको चुनता है, जो गोल्ड वाला कैस्केट होता है उसको चुनता है, क्योंकि वह बाहर से सबसे अधिक आकर्षक दिखाई देता है, लेकिन वह गलत साबित होता है। और उसी संदर्भ में ये मोरल एजुकेशन दी जाती है कि बाहरी चमक दमक पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो चमकती है, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, ठीक है। पीले वस्त्र धारण कर लेने से कोई साधु और महात्मा नहीं बन जाता। तो यही बात है, यानी कि शेक्सपियर इस पंक्ति के माध्यम से मानव स्वभाव की उस कमजोरी को दिखाते हैं जिसमें लोग बाहरी सुंदरता और धन दौलत से प्रभावित हो जाते हैं, जबकि वास्तविक मूल्य भीतर छिपा होता है। तो बाहरी दिखावा धोखा दे सकता है, इस लाइन को हमेशा ध्यान रखना। आप अपने जीवन में भी उतार सकते हो कि जो बाहरी दिखावा होता है ना, वो आपको धोखा दे सकता है। वास्तविक मूल्य क्या होता है, आंतरिक गुणों में होता है, उसके अंदर की भावनाओं को देखो, ठीक है। उसकी आदतों को पहचानो। लालच और भ्रम की आलोचना करेगी ये, इसीलिए कहते हैं कि भगवान ने सबसे ऊपर बुद्धि दी है, तो बुद्धि का प्रयोग करके, ठीक है, अपना जब भी निर्णय लो तो उसमें विवेक का यूज जरूर करो। विवेकपूर्ण निर्णय का महत्व होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ज्यादा फेमस प्रोवर्ब है, कहावत भी है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। तीसरे नंबर का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरा समझो। फ्रेंड्स रोमांस, फ्रेंड्स रोमन्स कंट्रीमैन लैंड मी योर यर्स। और कौन कहता है, मार्क एंटनी कहता है, ठीक है। जूलियस सीजर का ये लाइन है, एक्ट 3 और सीन 2 में इसको बोला गया है। इस लाइन में जो मार्क एंटनी होता है उसके द्वारा जूलियस सीजर की मृत्यु के बाद जनता को संबोधित करते समय कही जाती है। और इस लाइन का मीनिंग है, हे मित्रों, हे रोमन वासियों, देशवासियों, मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है। मार्क एंटनी इस भाषण की शुरुआत बहुत अत्यंत प्रभावशाली तरीके से करता है ताकि जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके। शुरुआत में वो बहुत शांत और विनम्र दिखाई देता है, लेकिन धीरे धीरे अपने शब्दों के माध्यम से जनता की भावनाओं को बदल देता है और उन्हें षड्यंत्रकारियों के विरुद्ध भड़का देता है। यह भाषण राजनीति, कहते नहीं, जिसको भाषण देने की कला होती है, मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालने का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। एंटनी अपने शब्दों से जनता की सोच बदल देता है। अच्छा, नेताओं के अंदर होता ही क्या है, रियलिटी नहीं होती है, लेकिन उनके भाषणों में बड़ा दमदार मजा होता है, ठीक है। मिर्च मसाला सब कुछ बेहतरीन होता है, सुनने में इतना बढ़िया लगता है, जबकि जमीनी हकीकत उससे एकदम उलट होती है। तो क्योंकि ये उनकी कला होती है, अगर ये कला ना हो तो वो शायद अपना कैरियर बना भी ना पाए पॉलिटिक्स में। उनकी भी क्या गलती है, जनता जो सुनना पसंद करती है वही बात वो बोलते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट्स इन अ नेम अ रोज बाय एनी अदर नेम वुड स्मेल अ स्वीट। क्या बात है। जूलियट के द्वारा बोला जाता है, रोमियो एंड जूलियट में एक्ट 2 सीन सेकंड है। ये जो पंक्ति है ना, इसमें जूलियट कहती है नाम में क्या रखा है, यदि गुलाब को किसी और नाम से पुकारा जाए तो भी उसकी खुशबू वही बनी रहेगी, है ना। गुलाब के फूल का नाम अगर गुलाब ना हो, कुछ और रख दिया जाए तो क्या उस फूल की खुशबू चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर जूलियट जो होता है ना, वो रोमियो से जूलियट प्रेमिका होती है, रोमियो प्रेमी होता है। तो जो जूलियट होती है वो रोमियो से प्रेम करती है, लेकिन दोनों परिवार, एक मैंटेग्नू परिवार होता है शायद और दूसरा होता है कैपुलेट, है ना। ये दो परिवार इसमें दिखाए जाते हैं और दोनों परिवार के बीच में सबसे बड़ी चीज क्या होती है, दुश्मनी दिखाई जाती है। रोमियो जो है वो मैंटेग्नू होने के कारण समाज उनके प्रेम को स्वीकार नहीं करता, और इसीलिए जूलियट कहती है कि किसी व्यक्ति की असली पहचान उसके नाम से नहीं बल्कि उसके गुण और व्यक्तित्व से होनी चाहिए, उसके परिवार से नहीं। ठीक है। शेक्सपियर यहाँ प्रेम की पवित्रता और सामाजिक बंधनों की निरर्थकता, जो सामाजिक बंधन में लोग बंधे होते हैं, ठीक है, उसकी जीरोनेस को बताते हैं, निरर्थक, एकदम बेकार, फ्यूटाइल, ठीक है, उन चीजों को बताते हैं। जो सच्चा प्रेम होता है वो सामाजिक बंधनों से ऊपर होता है, उसमें नाम पहचान का कोई अंतर नहीं होता, बस वो सिर्फ आंतरिक गुणों को महत्व देते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें इसमें दिखाई गई हैं। गुलाब का फूल इसमें एक सिंबोलिज्म की तरह प्रयोग किया गया है, ठीक है, जैसे गुलाब प्रेम और सुंदरता का प्रतीक कह सकते हो। 5वें नंबर का क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है। इसमें बोला गया द बेटर पार्ट ऑफ वैलर इज डिस्क्रिएशन। ये किसके द्वारा बोला जाता है, फाल्स्टाफ के द्वारा बोला जाता है, हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में एक्ट 5 सीन 4। साहस का सबसे अच्छा भाग विवेक और समझदारी है। द बेटर का मतलब होता है सबसे अच्छा भाग ऑफ वैलर, साहस का, बहादुरी का, इज डिस्क्रिएशन। इज डिस्क्रिएशन यानी कि समझदारी है। तो लाइन का अर्थ आपको समझ आ गया होगा। आपको वह यहाँ पर यह समझाना चाहता है कि केवल बहादुरी दिखाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालना बुद्धिमानी नहीं है। सच्चा साहस वही है जिसमें व्यक्ति परिस्थितियों को समझ करके सही निर्णय ले। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है हमारा, 6 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है इसमें, टू दाइन ओन सेल्फ बी ट्रू। अब देखो इसमें क्या बोला गया, पोलिनियस के द्वारा इसको बोला जाता है, और प्ले हमारा होता है हैमलेट एक्ट 1 सीन 3 होता है। पोलिनियस कहते हैं टू डाइन ओन सेल्फ बी ट्रू, अपने प्रति सच्चे रहो। इसका बस इतना ही मीनिंग है, अपने प्रति, खुद के प्रति सच्चे रहो, अर्थात अपने वास्तविक स्वभाव और अंतरात्मा के अनुसार जीवन जियो। बनावटी जीवन जीने से या बनावटी स्वभाव करने से कोई मतलब नहीं बनता। एकदम नेचुरल तरीके से बिंदास जीवन जियो। जैसे हम आपसे कहीं कहीं बहुत बड़ी पार्टी में गए और वहां पर सभी लोग खाना जो है वो चम्मच से खा रहे हैं, लेकिन हमको चम्मच से खाने की आदत नहीं है, हमको हाथों से खाने की आदत है। तो बिंदास एकदम हम बिना किसी झिझक के एकदम हाथों से खाना शुरू कर दो, क्या फर्क पड़ता है, कोई चम्मच से खा रहा है कोई हाथों से खा रहा है। तो वो ये कहते हैं कि अपने प्रति हमेशा सच्चे रहो, आप जैसे हो वैसे बन करके रहो, आपको कुछ भी बनावटीपन दिखाने की जरूरत अपने स्वभाव में नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 7वें नंबर का क्वेश्चन बोला गया है द लेडी दोथ, दोथ का मतलब होता है डज, प्रोटेस्ट टू मच मी थिंग्स, क्वीन गर्ट्रूड कहती है हैमलेट प्ले में एक्ट 3 सीन 2 है। द लेडी दोथ प्रोटेस्ट टू मच मी थिंग्स, इसका अर्थ है, इस लाइन का अर्थ है, मुझे लगता है कि यह स्त्री आवश्यकता से अधिक विरोध या आश्वासन दे रही है। मतलब यह है कि नाटक में हैमलेट एक नाटक प्रस्तुत करवाता है जिसमें राजा की हत्या और रानी के पुनर्विवाह का दृश्य दिखाया जाता है। प्ले विदिना प्ले का कहानी चल रही है, ठीक है, वहीं से ये लाइनें भी उठाई गई हैं। उस नाटक में रानी अपने पति के प्रति अत्यधिक निष्ठा की बातें करती है और ये सुनकर क्वीन गर्ट्रूड ये टिप्पणी करती है। ठीक है, शेक्सपियर यहाँ दिखाते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी बात को बहुत अधिक जोर देकर के साबित करने की कोशिश करता है तो अक्सर उस पर संदेह होने लगता है। बहुत जोर दे रहा है, बहुत सफाई देने की कोशिश कर रहा है, बार बार अपनी सच्चाई साबित करना व्यक्ति की कमजोरी या छुपे हुए अपराध बोध को दर्शा देता है। इसलिए अगर आप सच हो तो सच हो, आपको साबित करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला 8वें नंबर का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट लाइन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या बोला गया है, वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन एंड आवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद अ स्लीप। ये प्रेस्पेरो के द्वारा बोली गई है, द टेम्पेस्ट की ये लाइनें हैं एक्ट 4 सीन 1 में। और इन लाइनों का मीनिंग है
कि अगर हम आपको सरल भाषा में समझाएं, हम उसी पदार्थ से बने हैं जिससे सपने बनते हैं। हमारा छोटा सा जीवन नींद में समाप्त हो जाता है। मतलब ये है, यहाँ पे जो प्रेस्पेरो होता है वो इस स्टेटमेंट के माध्यम से मानव जीवन की जो क्षणभंगुरता होती है या उसके अंदर जो नासुरता होती है उसको व्यक्त करना चाहता है। वह कहता है कि जीवन एक सपने की तरह अस्थायी है। जैसे सपना थोड़ी देर के लिए आता है और फिर समाप्त हो जाता है, वैसे ही जीवन, जो मानव जीवन होता है, वो भी थोड़े समय के बाद क्या होता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बहुत मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो इसको, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। लाइफ लाइफ इज व्हाट अ वॉकिंग शैडो अ पुअर प्लेयर। क्या लिखा है, प्लेयर्स लाइफ बट अ वॉकिंग शैडो अ पुअर, मैकबेथ के द्वारा, और मैकबेथ प्ले में एक्ट 5 सीन 5 की ये लाइनें हैं। जीवन केवल एक चलती फिरती छाया है। जीवन क्या है, एक चलती फिरती क्या है, एक साया है जो एक कमजोर अभिनेता की तरह। यानी कि लेडी मैकबेथ की मृत्यु के बाद जो मैकबेथ होता है ना, वो बहुत ज्यादा निराश और दुखी हो जाता है। वह जीवन को एकदम निरर्थक मानने लगता है, अस्थायी मानने लगता है। उसके अनुसार मनुष्य के जीवन जो है ना, वो एक रंगमंच पर अभिनय करने वाले जो अभिनेता की तरह है, थोड़ी देर के लिए मंच पर आता है और फिर गायब हो जाता है। ठीक है, बट अ पुअर प्लेयर। अगला 10 नंबर का क्वेश्चन देखो, 10 नंबर पे क्या बोला गया है, बीवेयर द आइडियस ऑफ मार्च, सूद शायर के द्वारा बोला जाता है। आ, और किसको, सीजर के लिए, जूलियस सीजर प्ले है, एक्ट 1 सीन 2 है। अब बोला क्या गया है, बीवेयर द आइडियस ऑफ मार्च। अब यहां पर क्या बोला गया कि मार्च महीने की मध्य तिथि, अब मार्च महीने की मध्य तिथि कौन सी होती है, बीवेर में सचेत रहना है। दी आइडिस, आइडिस का ये आइडिया नहीं लिखा है, IDES का मतलब होता है एकदम मिडिल, मध्य ऑफ मार्च। तो मध्य तिथि से सावधान रहो, यानी कि मार्च की मध्य तिथि कौन सी, 15 मार्च, इसका मतलब बात हो रही है कि जो सूद शायर है वो कह रहा है कि 15 मार्च की जो तारीख है उससे आप एकदम सावधान रहो, बीवेर रहो। जैसे बहुत सारे घरों के सामने भी लिख दिया जाता है, बीवेर दी डॉग्स, है ना, कुत्तों से सावधान रहो। वैसे ही यहाँ पे जो सूद शायर होता है वो सीजर को बहुत ज्यादा सावधान कर रहा है। सूद शायर कौन होता है, इस नाटक में एक ज्योतिषी दिखाया जाता है जो जूलियस सीजर को चेतावनी देता है कि 15 मार्च उसके लिए खतरनाक दिन होगा, लेकिन सीजर इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लेता। अंततः उसी दिन उसकी हत्या कर दी जाती है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, अब अगला देखो, ननरी सीन का याद आ गया होगा तुमको, कहां आता है, हैमलेट में आता है। ठीक है, और वहीं से ये कोटेशन पूछा गया। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूं, अब आपको देखेगा अच्छे से। क्या कहा गया है, 11 नंबर पे बोला गया है, गेट दी टू अ ननरी। ठीक है, ये कहा, हैमलेट टू ओफेलिया। ये हैमलेट कहता है किससे, ओफेलिया से। ननरी सीन याद रखना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हैमलेट प्ले में एक्ट 3 सीन 1 की बात हो रही है। अब जरा मैं इसे थोड़ा समझा दूं जिससे तुम्हें याद बना रहे। गेट दी टू अ ननरी का मतलब क्या है, यहाँ पर जो हैमलेट होता है वो ओफेलिया से कहता है तुम किसी मठ, ननरी से मतलब होता है नन बन जाओ, नन में चली जाओ, किसी मठ में चली जाओ, भिक्षुड़ी बन जाओ। ठीक है, ये जो डायलॉग होता है वो शेक्सपियर के सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमय डायलॉग्स में से एक माना जाता है। यहाँ पे ननरी का अर्थ सामान्य रूप से महिलाओं के मठ से है। ठीक है, ध्यान बनाए रखना। जहां जो स्त्रियां होती हैं, वुमेन्स होती हैं, वो संसार त्याग करके क्या करती हैं, धार्मिक जीवन व्यतीत करना शुरू कर देती हैं, उनको हम कहते हैं ननरी। ठीक है, लेकिन एलिजाबेथन इंग्लिश में इसका एक व्यंग्यात्मक अर्थ भी मैं तुम्हें बता दूं, वैश्यालय से में माना जाता था, ब्रोथल से माना जाता था। ठीक है, ननरी में चले जाओ। इसलिए ये जो डायलॉग है इसमें बहुत गहरा व्यंग और कटुता भी छिपी है, यानी कि दो कंट्रोवर्शियल चीजें हैं। अगर ननरी से मतलब यहाँ पर आप महिलाओं का मठ, महिलाओं के मठ से यानी कि भिक्षुड़ी बन जाने से लगाओगे तो ये पॉजिटिव मीनिंग जाएगा। और अगर एलिजाबेथन इंग्लिश के अनुसार अगर इसका एक व्यंग्यात्मक अर्थ निकालोगे तो ब्रोथल से निकलता है, वैश्यालय से निकलता है, तो इसका एक अलग मीनिंग चला जाएगा जिसमें जो है बहुत व्यंग और कटुता छिपी हुई नजर आएगी। ठीक है, हैमलेट जो है इसमें एक्चुअली होता क्या है जरा समझना। वो क्यों कहता है, हैमलेट स्त्रियों से निराश हो चुका है। उसकी माँ जो क्वीन गटरूट होती है वो उसके पिता की मृत्यु के बाद तुरंत जो उसका चाचा होता है क्लाउडियस, उससे विवाह कर लेता है, जिससे हैमलेट को स्त्रियों की निष्ठा पर, उनकी जो ईमानदारी होती है उस पर विश्वास नहीं रह जाता। वह ओफेलिया को भी छलपूर्ण समझने लगता है और इसलिए वो कहता है या तो दुनिया की बुराइयों से दूर रहो या फिर इस पाप पूर्ण संसार में मत रहो। स्त्रियों के प्रति हैमलेट का अविश्वास, मानसिक पीड़ा, क्रोध, प्रेम, निराशा, ये सब इसमें नजर आता है इस लाइनों में। तो अब ननरी नहीं बोलोगे ना 11 नंबर पे।
12 नंबर पे देखो क्या है, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, एक एक लाइन चुनिंदा है, आप बिल्कुल भी इसको भूलना नहीं है। ये हैमलेट पोलिनियस के द्वारा बोला जाता है, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। कौन बोलता है? पोलिनियस। किसमें बोलता है? हैमलेट में, एक्ट 2 सीन सेकंड। संक्षिप्तता ही बुद्धिमत्ता की आत्मा है। संक्षिप्तता ही बुद्धिमत्ता की आत्मा है, ध्यान रखना, इसी को कहते हैं हम ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। पोलिनियस का यहां पर ये कहना चाहता है कि जो समझदार व्यक्ति होते हैं ना, वो कम शब्दों में, उनके शब्द बहुत कम होते हैं, बहुत कम शब्दों में प्रभावशाली बातें करते हैं, यानी कि गागर में सागर भरने वाली बातें बोलेंगे तो बहुत कम, लेकिन बहुत अच्छा बोलेंगे। विडंबना यह है कि ये बात कहने वाला पोलिनियस स्वयं बहुत लंबा और उबाऊ भाषण देता है। बुद्धिमान व्यक्ति कम शब्दों में गहरी बात कहता है, मतलब यह है अनावश्यक बातें बुद्धिमत्ता को कम कर देती हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया जो संक्षिप्तता होती है वो बुद्धिमत्ता की आत्मा है। माफ करना। 13 नंबर पे क्वेश्चन क्या है हमारा, बोला गया व्हाट लाइट थ्रू यॉन्डर विंडो ब्रेक्स। ये कौन कहता है? रोमियो कहता है। ये किसका है? व्हाट लाइट थ्रू यॉन्डर विंडो ब्रेक्स, रोमियो। रोमियो एंड जूलियट एक्ट 2 सीन 2 है हमारा। ये जो बहुत फेमस लाइन है जिसको रोमियो के द्वारा बोली जाती है, जब वह जूलियट को खिड़की पर देखता है, उस खिड़की से कौन सी रोशनी आ रही है? व्हाट लाइट, कौन सी रोशनी, थ्रू मींस में से होकर, यॉन्डर विंडो ब्रेक्स, यानी कि जो विंडो लगी ना, उस विंडो को ब्रेक करते हुए, तोड़ते हुए कौन सी रोशनी आ रही है? मतलब समझ में आया ना कि यहाँ पर लाइट वास्तव में जूलियट की सुंदरता और प्रेम के प्रतीक है, और रोमियो जूलियट की तुलना जो है वो सूर्य, रोमियो जो होता है ना, यहाँ पर जूलियट जो खिड़की पे खड़ी है उसकी तुलना सूर्य से करता है, इसीलिए उसने ऐसा बोला है कि रोमियो के लिए जो जूलियट है ना, वो एक आशा की किरण है, जीवन की रोशनी है, प्रेम और सौंदर्य की प्रतिमा है। क्या हो, समझ में आया नहीं? प्रथम प्रेम की भावना है ये। पहला पहला प्यार। अगला, मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स आर द वेस्ट मैन। बॉय यंग अटेंडेंट के द्वारा, बॉय के द्वारा बोला जाता है हेनरी फिफ्थ और एक्ट थर्ड सीन 2 में। मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स आर द बेस्ट मैन, मतलब कम बोलने वाले लोग सबसे अच्छे होते हैं। ये लाइन हमको यह बताती है कि सच्चे और बुद्धिमान व्यक्ति ज्यादा बातें नहीं करते, वे अपने कर्मों से पहचान बनाते हैं। अधिक बोलना अक्सर मूर्खता का संकेत माना जाता है। गंभीर और समझदार व्यक्ति ज्यादातर शांति रहते हैं। विनम्रता, गंभीरता उनके कर्म प्रधान व्यक्तित्व को वो ज्यादातर जो है अपने अंदर रखते हैं। अगला 15 नंबर का मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी लगा लो। ये पक के द्वारा मिड समर नाइट ड्रीम में बोला जाता है, लॉर्ड व्हाट फूल्स दीस मॉर्टल्स वी। पक के द्वारा बोला जाता है मिड समर नाइट ड्रीम में, एक्ट थर्ड सीन 2 है। तो लॉर्ड का मतलब होता है हे भगवान, व्हाट फूल्स दीस मॉर्टल्स वी, ये मनुष्य कितने मूर्ख होते हैं, हे भगवान ये मनुष्य कितने मूर्ख होते हैं। पक ये डायलॉग तब बोलता है जब मनुष्यों को प्रेम और गलत फहमियों में उलझा हुआ देखता है। शेक्सपियर यहाँ पर मनुष्यों की कमजोरियों और उनके प्रेम में होने वाली मूर्खताओं पर हास्य करता है, जिसमें वो प्रेम में भ्रम में पड़ जाते हैं, मानवीय कमजोरी, हास्य व्यंग, ये सब चीजें आपको नजर इसके अंदर आएंगी। अगला 16 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखो, एबल मैन डेट, क्या बोला गया है, एबल मैन डेट मैन डू लिव्स आफ्टर देम। मार्क एंटनी के द्वारा बोला जाता है जूलियस सीजर में, एक्ट थर्ड और सीन 2 है। अब देखो, द इविल का मतलब होता है बुरे कर्म, डेट मैन डू लिव्स आफ्टर देम, यानी कि मनुष्य के बुरे कर्म उसकी मृत्यु के बाद भी जीवित रहते हैं। फिर रिपीट कर देता हूं, कहीं पर भी नोट डाउन कर लीजिए, द इविल डेट मैन डू लिव्स आफ्टर देम, जो मनुष्य के बुरे काम होते हैं ना, वो उसकी मृत्यु के बाद भी जीवित रहते हैं। मार्क एंटनी ये बात जूलियस सीजर की मृत्यु के बाद जनता को संबोधित करते हुए कहता है कि लोग अक्सर किसी व्यक्ति की अच्छाइयों को भूल जाते हैं, लेकिन उसकी गलतियों को लंबे समय तक याद रखते हैं। आप किसी के जीवन में कितना भी अच्छा कर दो, वो उसे याद नहीं रहेगा। अगर गलती से तुमसे उसके जीवन में कुछ बुरा हो गया, तो वो अपने जीवन भर याद रखेगा कि इसने मेरे साथ ये बुरा कर दिया। उसी के सेंस में ये लाइनें बोली गई हैं, द एबल डेड मैन डू लिव्स आफ्टर देम। अगला 17 नंबर का क्वेश्चन है, देखो क्या बोला गया, नाइदर अ बारोवर नॉर अ लेंडर बी। पोलिनियस के द्वारा बोला जाता है, नाइदर अ बारोवर नॉर अ लेंडर बी। पोलिनियस, और ये कैरेक्टर किसमें दिखता है, हैमलेट प्ले में, जो कि एक्ट 1 सीन 3 में बोला जाता है। ना तो किसी से उधार लो और ना किसी को उधार दो। ये जो पोलिनियस होता है ना, वो अपने पुत्र, इसका एक पुत्र दिखाया जाता है जिसका नाम होता है लियर्टिस, उसको जीवन में सीख देता है जब वो जा रहा होता है पढ़ने के लिए। तो उधार लेने से व्यक्ति निर्भर हो जाता है, और उधार देने से मित्रता और संबंध खराब हो जाते हैं। तो इस बात को उन्होंने बताया है।
18 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या बोला गया? बी नो व्हाट वी आर बट नो नॉट व्हाट बी मे बी। क्या बात है, ये ओफेलिया के द्वारा बोला जाता है हैमलेट के प्ले में, एक्ट 4 और सीन 5 में। बी नो, अब जरा समझो, बी नो हम जानते हैं, व्हाट वी आर कि हम अभी क्या हैं, बट नो नॉट व्हाट बी मे बी, लेकिन ये नहीं जानते कि भविष्य में क्या बन सकते हैं। मतलब ये हुआ कि हम जानते हैं कि हम अभी क्या हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि भविष्य में क्या बन सकते हैं। ओफेलिया जो है ना, वो मानसिक पीड़ा और दुख की स्थिति की बात कर रही है इनमें, कि जीवन जो है वो अनिश्चित है, भविष्य हमेशा रहस्यमय होता है, उसके बारे में कोई नहीं जानता, मनुष्य का भाग्य बदलता रहता है। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में उन्होंने बात कही। अगला 20 नंबर पे देखो क्या बोला गया है। 20 नंबर पे बोला गया है कि अनइजी लाइज द हेड दैट बियर्स द क्राउन। एक किसके द्वारा? किंग हेनरी फोर्थ के द्वारा इसको बोला जाता है। नहीं, एक छूट गया, माफ करना, ओ सॉरी, 19 नंबर का छूट गया। छोटा छोटा तो लिखा है। क्या लिखा है? ऑफ विद हिज हेड। ऑफ विद हिज हेड यानी कि रिचर्ड ड्यू, जो रिचर्ड होता है वो ड्यूक ऑफ ग्लॉसेस्टर दिखाया जाता है रिचर्ड थर्ड में। अगर आपने हिस्ट्री वाले प्ले पढ़े हो, हिस्ट्री से बहुत कम पूछा जाता है टीजीटी या पीजीटी में, इसलिए उस पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, उनको हम उठा लेते हैं। तो रिचर्ड थर्ड जो एक प्ले होता है उसमें रिचर्ड दिखाया जाता है, जो कि ड्यूक ऑफ ग्लॉसेस्टर होता है। वो एक्ट थर्ड और सीन फोर्थ में इन लाइनों को बोलता है, ऑफ विद हिज हेड, इसका सिर काट दो। ऑफ का मतलब होता है अलग कर देना, विद हिज हेड यानी कि इसके शरीर से इसके हेड को क्या कर दो? ऑफ कर दो, अलग कर दो, काट दो। ये जो डायलॉग है वो रिचर्ड की क्रूरता और सत्ता की लालसा को दर्शाता है। रिचर्ड सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, वह विरोधियों को तुरंत मृत्युदंड देने का आदेश दे देता है। इसमें तानाशाही, सत्ता की भूख, क्रूरता, हिंसा, ये सब इसमें नजर आती है, और इसीलिए वो कहता है ऑफ विद हिज हेड। ठीक है, कि इसका सिर काट दो। 20 नंबर का देखो क्वेश्चन क्या है। 20 नंबर की लाइन है हमारी, और बोला गया है अनइजी लाइज द हेड दैट बियर्स अ क्राउन, किंग हेनरी फोर्थ, और हमारा प्ले है हेनरी फोर्थ पार्ट 2 एक्ट थर्ड सीन 1। जरा समझो, अनइजी लाइज द हेड दैट बियर्स अ क्राउन। अनइजी लाइज यानी कि जो व्यक्ति मुकुट पहनता है उसका मन कभी शांत नहीं रहता, अनइजी रहता। अनइजी लाइज द हेड दैट बियर्स अ क्राउन, इसका मतलब यह, क्राउन का मतलब यहाँ पे सत्ता और जिम्मेदारी का प्रतीक कह सकते हो, जिसके पास सत्ता और जिम्मेदारी होती है। ठीक है, जो व्यक्ति मुकुट पहनता है उसका मन कभी शांत नहीं रहता। राजा बनने के साथ साथ ये कुछ चीजें उसको मुफ्त में मिलती हैं, जैसे चिंता, भय, जिम्मेदारियां, असुरक्षा, ये सब उसको मुफ्त में मिलती हैं। इसका मतलब यह, सत्ता का बोझ, नेतृत्व की कठिनाइयां, मानसिक तनाव, ऊंचे पद के साथ सुख कम और जिम्मेदारियां अधिक हो जाती हैं। ये बात आप हमेशा याद रखना, जितना ऊंचा पद होगा उतना कम सुख और जिम्मेदारियां अधिक होंगी। हमें भले ही बाहर से देखने को लगता है अरे उसके पास तो सब कुछ, ऐसा नहीं है, उसके पास जिम्मेदारियां भी बड़ी होती हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 21 नंबर का क्वेश्चन देखो ध्यान से। 21 नंबर पे बोला गया है कि मेजरी अक्वाइंट्स अ मैन विद स्ट्रेंज बैड फेलोज। अब मेजरी अक्वाइंट्स, दुख इंसान को अजीब साथियों के साथ जोड़ देता है। दुख जो है ना, वो इंसान को अजीब साथियों के साथ जोड़ देता है। ट्रैंकुलो कहता है टेम्पेस्ट में, एक्ट 2 सीन सेकेंड है। ट्रैंकुलो तूफान और भय की स्थिति में कैलिवन के साथ छिप जाता है। जो ट्रैंकुलो दिखाया जाता है वो उसी समय का ये डायलॉग भी है, ध्यान रखना। सामान्य परिस्थितियों में वे कभी एक साथ नहीं होते, लेकिन जब कठिन समय आया तो दोनों एक साथ आ गए, ट्रैंकुलो और कैलिवन। जब तूफान और भय की स्थिति बनी तो दोनों एक साथ छिप जाते हैं जाकर के। संकट में लोग ऐसे लोगों का सहारा लेते हैं जिनसे भी कभी सामान्यतः दूर रहते हैं हमेशा, लेकिन जब संकट होता है तो वो उनसे भी सहारा ले लेते हैं। कठिनाइयां मनुष्य के नए संबंध बनाने पर मजबूर कर देती है। तो इसमें जो मुख्य विचार इस लाइन में बताया गया वो यही है कि विपत्ति में सहयोग मिल जाता है। परिस्थितियों की मजबूरी या मानव स्वभाव, परिस्थितियों की मजबूरी में एकदम पसीने से भीगा बैठा हूं, और परिस्थितियों की मजबूरी जो है वो मानव के स्वभाव को क्या कर देती है? बदल देती है। आज भी ये कहावत जीवन में प्रयोग की जाती है। ठीक है, मिजरी अक्वाइंट्स अ मैन विद स्ट्रेंज बैड फेलोज, एक कहावत है, और इनकी कई सारी कहावतें हैं। अगर आप पढ़ते हो सही से सीरियस होकर के तो आपको सारी चीजें समझ आएंगी। दिस इज वेरी मिड समर मैडनेस,
अब हमने क्या बताया, दिस इज वेरी मिड समर मैडनेस, ये ओलिविया के द्वारा इसको बोला जाता है ट्वेल्थ नाइट एक्ट थर्ड सीन फोर्थ में। अब दिस इज वेरी मिड समर, ये तो बिल्कुल पागलपन जैसा है। मिड समर मैडनेस का मतलब होता है यहां पर बिल्कुल पागलपन जैसा है। ठीक है, ओलिविया ये डायलॉग का प्रयोग उस समय करती है जब घटनाएं बहुत उलझी और हास्यास्पद होती हैं। शेक्सपियर यहाँ प्रेम और भ्रम से जो उत्पन्न अराजकता होती है उस चीज को दर्शाती है, जिसमें प्रेम में पागलपन, हास्य और भ्रम, मानवीय भावनाओं की अनिश्चितता, इस सब चीजों को इसके अंदर दर्शाया गया है। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरी तरफ से लगाओ, मच अडो अबाउट नथिंग की ये लाइन है एक्ट थर्ड सीन 1 में बोली गई, सम कुपिड किल्स विद एरोज सम विद ट्रैप्स, ये हीरो के द्वारा बोली जाती है। हीरो इसमें एक कैरेक्टर होती है, ठीक है, उसके द्वारा इन लाइनों को बोला जाता है, सम कुपिड किल्स विद एरोज। कुपिड एक देवता है, प्रेम के देवता को कुपिड कहा जाता है। और विलियम शेक्सपियर ने अपने दो सोनेट, लास्ट के दो सोनेट जो है 53 और 54, वो कुपिड को ही, जो प्रेम के देवता हैं, ठीक है, लव गॉड है, उनको ही डेडिकेट कर रखे हैं, ध्यान बनाए रखना। तो सम कुपिड किल्स विद एरोज, प्रेम का देवता जो कुपिड है कुछ लोगों को अपने तीरों से और कुछ को चालों से, यानी कि जो ट्रैप्स होते हैं उनसे घायल कर देता है। यह हीरो विभिन्न प्रेम की विभिन्न विधियों का वर्णन करता है। तुमने आज के डेट में भी लड़के तथा लड़कियों के अंदर देखा होगा, जब वो प्रेम करते हैं, जब उनके अंदर प्रेम की भावना जागृत होती है, तो कुछ लोग अपने शारीरिक अट्रैक्शन से, कुछ धन के लालच से बहुत सारी चीजें अपनाते हैं प्रेम को पाने के लिए, और कुछ अलग अलग चालें चलते हैं। तो यहाँ पर प्रेम कभी अचानक नहीं होता, कभी योजनाओं या परिस्थितियों के कारण पैदा नहीं होता। कुपिड यहाँ पे प्रेम का प्रतीक है, एरोज और जो ट्रैप्स हैं ये मेटाफर के रूप में इसमें बताए गए हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलो 24 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 24 नंबर पे बोला गया है कि आई कॉन्ट टेल व्हाट द डिकेंस हिज नेम इज। मिसेस पेज के द्वारा द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में एक्ट और सीन 2 में ये लाइन बोली जाती है, आई कॉन्ट टेल, मैं नहीं बता सकता, मुझे समझ नहीं आता उसका नाम क्या है, व्हाट द डिकेंस हिज नेम इज। ठीक है, यहाँ पे डिकेंस शब्द का मतलब चार्ल्स डिकेंस से मत समझ लेना कि चार्ल्स डिकेंस जो कि हमारे पीजीटी के राइटर हैं उनसे नहीं समझ लेना। यहाँ डिकेंस का अर्थ आश्चर्य और झुंझलाहट व्यक्त करने के लिए प्रयोग हुआ है। ठीक है, मिसेस पेज किसी व्यक्ति का नाम याद न आने पर बड़ा हास्यपूर्ण तरीके से ये बात कहती हैं। ठीक है, तब वो कहती है व्हाट द डिकेंस, अंग्रेजी का एक प्रसिद्ध मुहावरा है व्हाट द डिकेंस। ठीक है, मुझे समझ नहीं आता कि उसका नाम क्या है। जब हम किसी का नाम बोल जाते हैं तो सिर खुजलाते हुए कहते हैं यार उसका कुछ तो नाम था, याद नहीं आ रहा। तो आप इंग्लिश में भी बोल सकते हो व्हाट द डिकेंस हिज नेम इज। ठीक है, व्हाट द डिकेंस क्या है, एक प्रसिद्ध मुहावरा है, ठीक है, जिसका मतलब होता है किसी का नाम ना याद आने पर झुंझलाहट पैदा हो जो तुम्हारे अंदर। अगला 25 नंबर का क्वेश्चन क्या है, हम ये तो बता दिया मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर की ये लाइनें थी। ठीक है, अब हम 25 नंबर पे बात कर लेते हैं। 25 नंबर पे टाइमन ऑफ एथेंस में एक्ट 4 सीन 2 की लाइनें हैं, फ्लेवियस के द्वारा बोली जाती हैं। किसके द्वारा, फ्लेवियस के द्वारा। और लाइनें कौन सी हैं, ये वाली, व्हाट हैव सीन बेटर डेज, व्हाट हैव सीन बेटर डेज, फ्लेवियस, टाइमन ऑफ एथेंस, एक्ट 4 सीन 2। अब जरा समझो इसको, क्या वी हैव सीन बेटर डेज, बी मीन्स हमने, हैव सीन बेटर डेज इससे अच्छे दिन भी देखे हैं। फ्लेवियस यहां बात कठिन और दुखद परिस्थितियों की करता है। जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता, अच्छे समय के बाद बुरा समय भी आता है और बुरा समय के बाद अच्छा समय भी आता है। तो उसी सेंस में उसने बोला है, क्योंकि इसका इस समय बुरा दौर चल रहा है, तो वो कहता है यार अभी तो मेरे सितारे गर्दिश में हैं, अभी तो मेरी जॉब नहीं लगी है, बुरे दिन चल रहे हैं, हमने इससे अच्छे दिन भी देखे हैं। तुम्हारे अच्छे क्या दिन हैं, इससे अच्छे दिन भी हमने अपने बचपन में देखे हैं, पिताजी के जमाने में, है ना। अब जिम्मेदारी आ गई वो बात अलग है। तो बी हैव सीन बेटर डेज, समझ में आया। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ 26 नंबर पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या बोला गया, आई एम अ मैन मोर सिंड अगेंस्ट देन सिनिंग। ये क्या होता है, किंगलियर के द्वारा बोला जाता है एक्ट थर्ड, और प्ले भी किंगलियर है एक्ट थर्ड सीन 2 में। अच्छा, यहां पर मैं बता दूं, आई एम अ मैन, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसके साथ ज्यादा अन्याय हुआ। मोर सिंड, सिंड का मतलब होता है पाप करना, किसी के साथ अन्याय कर देना। अगेंस्ट दैन सिनिंग, बजाय इसके कि मैंने दूसरों के साथ किया हो। इसका मतलब यह है
कि मैंने जितना किसी के साथ अन्याय किया उससे कहीं ज्यादा लौट करके मेरे साथ अन्याय हुआ है। इस लाइन का मीनिंग ये है। किंग लियर अपनी बेटियों के व्यवहार से अत्यंत दुखी होकर के ये बात कहता है। किंग लियर मानता है कि उसने कुछ गलतियां की होंगी, लेकिन उसके साथ उससे कहीं अधिक बुरा व्यवहार हो रहा है। ठीक है, तो इसमें विश्वासघात पर पारिवारिक दुख, आत्मदया, पीड़ा, ये सब इसमें चलता रहता है किंग लियर में। 27 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 27 नंबर पे बोला गया है कि देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ होरेशियो देन आर ड्रीम्ड इन ऑफ इन योर फिलॉसफी। ये हैमलेट के द्वारा बोला जाता है। हैमलेट प्ले है एक्ट 1 सीन 5। अब जरा इसको हम वर्ड बाय वर्ड जरा एक्सप्लेन करते हैं इस लाइन को। देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ होरेशियो, इसका मतलब होरेशियो को कह करके कह रहा है, हे होरेशियो, इस संसार और आकाश में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनकी कल्पना तुम्हारे दर्शन शास्त्र में भी नहीं की गई, यानी कि डेट आर ड्रीम्ड इन योर फिलॉसफी। फिर रिपीट कर देता हूं, हे होरेशियो, इस संसार और आकाश में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनकी कल्पना तुम्हारे दर्शन शास्त्र, तुम्हारी फिलॉसफी में भी नहीं की गई। हैमलेट ये बात अपने मित्र जो होरेशियो होता है, होरेशियो से घोस्ट देखने के बाद करता है। मानव ज्ञान सीमित है, इस तरीके की बातें करता है। कुछ चीजें, संसार में कई रहस्य हैं जिनका विज्ञान और तर्क पूरी तरह नहीं समझ पाता। ठीक है, तो बहुत सारी बातें इसमें। फिलॉसफी एक दर्शन शास्त्र पर आधारित होती है जो 28 नंबर पे देखो, 28 नंबर पे क्या बोला गया है? बोला गया है लव लुक्स नॉट विद द आई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा लो, मिडसमर नाइट ड्रीम की है। ठीक है, लव लुक्स नॉट विद द आई बट विद द माइंड, ये हेल्ला के द्वारा बोली जाती है। मिडसमर नाइट ड्रीम में एक्ट 1 सीन 1 होता है। प्रेम आंखों से नहीं बल्कि मन से देखता है। हेल्ला बताती है कि जो सच्चा प्रेम होता है वो बाहरी सुंदरता पर निर्भर नहीं करता बल्कि मन की सुंदरता पर डिपेंड करता है। लेकिन आज की डेट में उल्टा हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बाहरी सुंदरता को देखते हैं, इसके बाद धीरे धीरे जब समय व्यतीत करते हैं किसी के साथ तो उसकी मन की सुंदरता जान पाते हैं कि वो विचारों से कितना ज्यादा सुंदर है। तो यहाँ पे लव लुक्स नॉट विद द आईज बट विद द माइंड, यही बात बोली गई है कि जो प्रेम होता है वो आंखों से नहीं बल्कि मन से देखता है। अपनी आंतरिक भावनाओं से प्रेम को देखो, ना कि आंखों को जो अच्छा लगे उसको देख रहे हो। ठीक है, प्रेम मानसिक और भावनात्मक जुड़ाव को इसमें बताया गया है। प्रेम तर्क और रूप रंग से परे है। सच्चा प्रेम आंतरिक सौंदर्य इन सब चीजों की बात करेगा। हम ज्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि कॉल बार बार आ रही है, हमें कहीं निकलना है। 29 नंबर का क्वेश्चन है और 29 नंबर पे क्या बोला गया है? बोला यह गया दी फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट इन आवर स्टार्स वट इन आवर सेल्फ, कैसियस टू ब्रूटस, इसमें जूलियस सीजर कहता है एक्ट 1 सीन 2 में। दी फॉल्ट डियर ब्रूटस, प्रिय ब्रूटस, हमारी असफलताओं के कारण हमारे भाग्य के सितारे नहीं बल्कि हम स्वयं हैं। यानी कि वो ये कहते हैं कि दोष हमारे सितारों में नहीं, भाग्य में नहीं, बल्कि खुद हम में है, ऐसे कह सकते हो। प्रिय ब्रूटस, हमारी असफलताओं का कारण जो है वो हमारे भाग्य के सितारे नहीं बल्कि हम स्वयं हैं। ठीक है, तो कैसियस ब्रूटस को प्रेरित करता है, मनुष्य अपना भाग्य स्वयं बनाता है, भाग्य को दोष देना उचित नहीं है, व्यक्ति अपने कर्मों के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है, यही इसका मुख्य संदेश है। और इसमें एक संदेश और इस लाइन में छुपा हुआ है कि मनुष्य अपनी मेहनत और जो उसके निर्णय होते हैं उससे भविष्य को बदल सकता है। ठीक है, 30 नंबर का क्वेश्चन क्या है? देखो, हाउ शार्पर देन अ सर्पेंस टूथ इट इज टू हैव अ थैंकलेस चाइल्ड, किंग लियर के द्वारा बोला जाता है। किंग लियर प्ले में एक्ट 1 सीन 4। अब जरा समझो, हाउ शार्पर देन अ सर्पेंस टूथ, अकृतज्ञ संतान का दुख जो है वो सांप के दांत से भी अधिक दर्दनाक होता है। अगर कोई सांप हमको अपने दांत से काट लेता है, जो उसका दर्द होता है ना, वो तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर संतान हमको धोखा दे, संतान के द्वारा अपने पिता को दिया गया जो दुख होता है वो इससे कहीं ज्यादा बढ़कर होता है। तो किंग लियर अपनी बेटियों के अपमानजनक व्यवहार से दुखी होकर के ये बात कहता है। ठीक है, अगला 31 नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ। 31 नंबर का, फ्राल्टी दाई नेम इज वुमन, यह हैमलेट के द्वारा बोला जाता है। हैमलेट प्ले में एक्ट 1 सीन 2 में। फ्राइल्टी का मतलब होता है कोई कमजोरी, और दाई नेम इज वुमेन यानी कि तुम्हारा नाम स्त्री, कमजोरी तुम्हारा नाम स्त्री। यहाँ पे जो हैमलेट होता है ना, वो अपनी माँ गर्टूड के शीघ्र जो पुनर्विवाह से निराश होकर के ये बात कहता है
क्योंकि अभी अभी तो हमारे पिता की मृत्यु हुई और तुमने इतनी जल्दी फिर से चाचा से शादी कर ली। तो इस लाइन में क्या दिखाया गया कि कमजोरी तुम्हारा, कमजोरी ही ना, कमजोरी ही, क्या कह रहा हूं, प्रायोरिटी दाई नेम इज वुमेन, मतलब कमजोरी तुम्हारा नाम स्त्री है। तो इस लाइन में आपको निराशा दिखेगी, स्त्रियों के प्रति हैमलेट का क्रोध दिखेगा, ठीक है, पारिवारिक संघर्ष दिखेगा। शेक्सपियर के समय में सामाजिक सोच को भी इस पंक्ति के अंदर दर्शाया गया है। 32 नंबर इंपॉर्टेंट आ गया है, 32 नंबर भी इंपॉर्टेंट, वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है लेकिन कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। If you prick us, we do not bleed. If you tickle us, we do not laugh. ये साइलॉग के द्वारा बोला जाता है मर्चेंट ऑफ वेनिस में एक्ट 3 सीन 1 में। यदि तुम मुझे चोट पहुंचाओगे तो क्या हमारा खून नहीं निकलेगा, यदि तुम मुझे गुदगुदाओगे तो क्या हम नहीं हंसेंगे। यहाँ पे साइलॉग जो है ना, ये डायलॉग यहूदी समुदाय के प्रति भेदभाव के विरोध में बोलता है कि सभी मनुष्य समान भावनाएं रखते हैं, धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव गलत है और नहीं भी होना चाहिए। धर्म और जाति के आधार पर कभी भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक इंसान होकर के आपके अंदर इंसानियत होना चाहिए, और अगर आपके अंदर इंसानियत है तो सारे लोग आपको समान देखेंगे, एक जैसे देखेंगे। हर इंसान की भावनाओं और जो पीड़ा होती ना, उसमें सब समानता दिखेगी। मतलब यह है कि आप एक अच्छे व्यक्ति, आदर्श व्यक्ति दिखेंगे। लेकिन जैसे ही आपके अंदर जाति पात धर्म ये सब आ जाएगा तो यकीन मानो वो कट्टरता की ओर ले जाती है और वो हमको कभी भी बेहतर और अच्छा इंसान नहीं बनने देगी। अगला, आई एम वन हु लव्ड नॉट वाइजली बट टू वेल, ये भी इंपॉर्टेंट है। आई एम वन हु लव्ड नॉट वाइजली बट टू वेल, ओथेलो के द्वारा बोली जाती है, ओथेलो एक्ट 5 सीन 2। मैं ऐसा व्यक्ति हूं जिसने समझदारी से नहीं बल्कि अत्यधिक प्रेम किया। आई एम वन, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं, हु लव्ड नॉट वाइजली, समझदारी से उसने इतना बुद्धिमानी से प्रेम नहीं किया, लेकिन जो भी किया ना, टू वेल, बहुत अच्छे से किया, बहुत ज्यादा किया, हद पार करके किया। ओथेलो ये बात डेस्डेमोना की हत्या करने के बाद कहता है। उसे अपनी भयंकर गलती पर बहुत ज्यादा एहसास होता है, क्योंकि ओथेलो भी डेस्डेमोना से बहुत गहरा प्रेम करता है, लेकिन उसके अंदर हो क्या जाती है, ईर्ष्या और भ्रम का शिकार हो जाता है बेचारा, और अपने प्रेम को, है ना, तो इसमें ट्रेजेडी हो जाती है सब। 34 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 34 नंबर पे बोला गया है भाई कि टू वी आर नॉट टू बी, ये बहुत फेमस सॉलिलोकी है हैमलेट की, एक्ट 3 और सीन 1 में। टू बी आर नॉट टू बी, जीना या ना जीना, यही सबसे बड़ा प्रश्न है, जीऊं या मर जाऊं, ठीक है, यही मेरे पास सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ये शेक्सपियर की सबसे प्रसिद्ध सॉलिलोकी है जिसमें हैमलेट जीवन और मृत्यु के अर्थ पर विचार करता है। इसमें बड़ा असमंजस में ये दिखाया जाता है, सही से डिसीजन नहीं ले पाता, निर्णय नहीं ले पाता है, ठीक है। हैमलेट सोचता है क्या जीवन के दुख सहना बेहतर है या मृत्यु द्वारा उससे मुक्ति पाना बेहतर है। अरे दुख सह करके जीवन जियो मस्त तरीके से, मरने में क्या रखा है, ठीक है, मरना तो वैसे ही एक दिन है, जिस दिन मौत आएगी मर जाएंगे, खुद क्यों मरना। तो जीवन का संघर्ष और मृत्यु के रहस्य के बीच में उसके दिमाग में क्या करता है, एक मानसिक द्वंद्व और दर्शन चलता रहता है, ठीक है। हैमलेट के अंदर वो डिसीजन ही नहीं ले पाता ठीक से। अगला क्या है, इंपॉर्टेंट है, ऑल द वर्ल्ड्स आर स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स, ये जैकस के द्वारा बोला जाता है, एज यू लाइक इट में एक्ट 2 और सीन 7 है, ठीक है। पूरा संसार एक रंगमंच है और सभी स्त्री पुरुष केवल अभिनेता हैं। यानी कि जैकस जीवन की तुलना एक नाटक से यहाँ पर करता हुआ नजर आता है। मनुष्य जीवन से अलग अलग भूमिकाएं, जो मनुष्य होता है, मानव होता है ना, वो जीवन में बहुत सारी अलग अलग भूमिकाएं निभाता है। जीवन से मृत्यु तक जीवन एक अभिनय की तरह चलता ही रहता है, ठीक है। तो यही सब चीजें इस लाइन में बताई गई हैं, एज यू लाइक इट एक्ट 2 सीन 2 में इन लाइनों को बोला गया है। अब अगला, रोमियो रोमियो Therefore art thou रोमियो, ये किसके द्वारा, जूलियट के द्वारा बोला जाता है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, सुनिए ध्यान से। रोमियो रोमियो Therefore art thou रोमियो, किसके द्वारा, जूलियट के द्वारा। रोमियो एंड जूलियट में एक्ट 2 और सीन 2 है। रोमियो, अब क्या है, रोमियो तुम रोमियो ही हो। बड़ा आश्चर्यजनक तरीके से, यार मेरी आंखों को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है, मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं, अरे तुम ही हो रोमियो। तो ये कहता है, रोमियो रोमियो Therefore art thou रोमियो, क्या तुम ही हो। Therefore का मर्द यहाँ पे मीनिंग जो है वो कहा नहीं बल्कि क्यों से है, ठीक है, ध्यान रखना।
इस लाइन में। तो जूलियट दुख व्यक्त करती है कि रोमियो उस परिवार से है जो उसके परिवार का दुश्मन है या दुश्मन है। यहाँ पर क्या दिखाया जाता है इन लाइन में, एक चीज और नजर आती है दोस्त कि प्रेम और पारिवारिक शत्रुता, भाग्य की विडंबना, प्रेम की पीड़ा, ठीक है, प्रेम, ये सब प्रेम क्या हो जाता है, संघर्ष बन जाता है या संघर्ष का प्रतीक बन चुका होता है रोमियो एंड जूलियट में। तो कुछ प्रेम के किस्से बड़े अजीब हैं। आगे हीर रांझा, लैला मजनू, रोमियो जूलियट, सोनी महवाल, जाने कितने इतने प्यारे प्यारे किस्से हैं। अगला, नाउ इज द विंटर ऑफ आवर डिसकंटेंट। नाउ इज द विंटर ऑफ आवर डिसकंटेंट एक ग्लॉसेस्टर के द्वारा बोला जाता है रिचर्ड थर्ड प्ले है एक्ट 1 सीन 1 में। अब बोला है नाउ इज द विंटर ऑफ आवर डिसकंटेंट। डिसकंटेंट का मतलब असंतुष्ट होना, दुखी हो जाना, यानी कि अब हमारे दुखों की सर्दी समाप्त हो चुकी है। अब जो हमारे जीवन में दुख थे वो दुख अब समाप्त हो गए। रिचर्ड ये बार राजनीतिक बदलाव के संदर्भ में कहता है कि हमारे जीवन में जो कठिन समय था, कठिन टाइम था, हार्ड टाइम था, वो समाप्त होकर के नए अवसर हमारी जिंदगी में आ गए। लेकिन रिचर्ड के मन में सत्ता पाने की जो महत्वाकांक्षा थी ना, वो हमेशा छुपी रही थी। ध्यान रखना इस बात को। 38 नंबर का देखो, 38 नंबर क्या बोला गया है, इज दिस अ डैगर विच आई सी बिफोर मी द हैंडल टूवर्ड माई हैंड। मैकबेथ के द्वारा बोली जाती है ये लाइनें मैकबेथ एक्ट 2 सीन 2 में, सीन 1 में। क्या ये वही खंजर है जो मुझे अपने सामने दिखाई दे रहा है, जिसकी मूठ मेरी ओर है। मैकबेथ राजा डंकन की हत्या करने से पहले भ्रम में ये दृश्य देखता है, ठीक है, एल्यूजन हो जाता है उसको। माफ करना दोस्त। मैकबेथ का मन जो है ना वो अपराध और भय से ग्रस्त यहाँ पे नजर आता है जब वो ये क्राइम करने के लिए जा रहा होता है। ये खंजर उसकी महत्वाकांक्षा और मानसिक अशांति को दर्शा देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो भाई हमारी तरफ से इसको। सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम। कुछ लोग महान पैदा होते हैं, कुछ महानता प्राप्त करते हैं और कुछ पर महानता थोप दी जाती है। ये जो लाइन है ना वो माल बोलियों के द्वारा मजाकिया लहजे में एक मजाकिया पत्र लिखा जाता है, उसमें बोला जाता है। तो शेक्सपियर यहाँ पर महानता के विभिन्न रूपों को दर्शाता है कि कुछ लोग महान पैदा होते हैं, कुछ महानता प्राप्त करते हैं और किसी के ऊपर महानता थोप दी जाती है, ठीक है। अगला, ये कहाँ है, माल बोलियों के द्वारा बोली जाती है और माल बोलियों के द्वारा जो, अरे क्या हो गया, ठीक है, 12th नाइट एक्ट 2 सीन 5 में। अगला ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या बोला गया है, 40 नंबर पे बोला गया कॉवर्ड डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ। कॉवर्ड्स डाई मैनी टाइम बिफोर देयर डेथ मतलब जूलियस सीजर के द्वारा इन लाइनों को बोला जाता है एक्ट 2 और सीन 2 में। प्ले भी हमारा जूलियस सीजर ही है कि कॉवर्ड्स का मतलब होता है कायर लोग, अपनी वास्तविक मृत्यु से पहले कई बार मरते हैं, ठीक है। लेकिन जो साहसी व्यक्ति होते हैं, भय रहित लोग व्यक्ति होते हैं, वो अपने जीवन को सिर्फ एक बार ही मरते हैं। तो यही इसी अर्थ में इसको बोला गया है। सीजर ये बात भय और साहस पर बोलते हुए कहता है कि डरपोक व्यक्ति हर समय भय में जीता है और वो जी तो रहा होता है लेकिन वो कई बार मरता है। लेकिन जो साहसी व्यक्ति होता है वो मृत्यु का सामना निडर होकर के करता है और एक बार मरता है। 41 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, पूछी हुई लाइन है ये टीजीटी में। क्या बोला गया, फुल फैदम 5 दाई फादर लाइज, और इसमें एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है, एफ का रिपीटेशन बार बार हो रहा है। ऑफ हिज बोन्स आर कोरल मेड। फुल फैदम 5 दाई फादर लाइज, ये एरियल के द्वारा बोला जाता है टेम्पेस्ट में एक्ट 1 सीन 2 है। तुम्हारे पिता समुद्र की गहराई में पड़े हैं और उनकी हड्डियां मूंगे में बदल गई हैं। क्या एरियल भी क्या मजेदार बातें कभी कभी बोल देता है कि फुल फैदम 5 दाई फादर लाइज। एरियल एक गीत फर्डिनेंड को सुनाता है एक्चुअली। मृत्यु को समुद्र के जो मृत्यु होती है उसको समुद्र के सुंदर परिवर्तन के रूप में दिखाया गया है। यहाँ पर दुख और सौंदर्य दोनों का मिश्रण भी है, ठीक है। 42 नंबर का क्वेश्चन क्या है, और ये मुझे लग रहा है आखिरी है, हमारी लास्ट क्वेश्चन है 42 नंबर का। फिर से लाएंगे इंपॉर्टेंट लाइनें, चिंता ना करो, एक वीडियो जब जब टाइम मिलेगा मैं बना करके आपको देता रहूंगा। अ मैन कैन डाई बट वंस, यानी कि मनुष्य केवल एक बार ही मर सकता है। हेनरी फोर्थ पार्ट 2 एक्ट 3 सीन 2 फीबल के द्वारा बोली जाती हैं। फीबल ये बात
साहस और नियत के संदर्भ में कहता है कि मृत्यु निश्चित है, इसलिए अत्यधिक भयभीत होने से कोई लाभ नहीं, मरना तो है ही है, तो डर डर के क्या जीना यारो, है ना। चलो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।